वेलकम बैक एनी फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच का पहला और कमाल का मूवी मेमोरीज ऑफ नोबडी में। और मैं सच बता रहा हूँ, ये एनिमे इतनी ज्यादा हेल्दी और हरी भरी है कि आप सभी इसे वेजिटेबल समझ के खा भी सकते हैं। और लिटरली ये मूवी फन, एक्शन और इमोशनल से टोटली भरी पड़ी है, जिसे स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने पर आप भी यही कहोगे। और सच बता रहा हूँ, इस मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये मूवी 1.5 घंटे की है यार, मतलब 90 मिनट। और इस 1.5 घंटे की मूवी को शॉर्ट में समझाना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आप सभी से मेरी इस मेहनत के लिए कोई भी पैसे नहीं मांग रहा, बस एक चीज ही मांग रहा हूँ यार, प्लीज मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो यार। पता नहीं इस जन्म में देखने को मिलेगा कि या नहीं। और अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो मेरे दिल से थैंक्स। तो बाय द वे देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस कमाल के मूवी को। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम सोल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो एक सीक्रेट लोकेशन की जांच कर रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। और तभी अचानक से इनके पास एक इमरजेंसी कॉल आता है, जो उनके रिसर्च मेंबर का ही था, जो घबराते हुए बोलता है, एक इमरजेंसी है, हमारे साथ एक घटना हो गई, माफ कीजिए लेकिन हम इस इलाके में घुसपैठ नहीं कर पाए, हमें अभी के अभी तुरंत बैकअप चाहिए। आई रिपीट, हमें बैकअप की जरूरत है। और तभी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये देखकर ये सब भी समझ जाते हैं कि अब उनके साथी नहीं बचे, जिससे वो सीक्रेट जगह के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। और अब सीन इंसानी दुनिया पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी अपने खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, और इचिगो और रुकिया जो अपने रेगुलर मिशंस को कर रहे थे, जो कि था होलोस को मारना और भटकती हुई सोल्स को कॉन्सो परफॉर्म करके मुक्त करना, जो कि वो बखूबी कर रहे थे। और अब से ब्लिच मेमोरीज ऑफ नोबडी की कहानी शुरू होती है। और अब रुकिया और इचिगो जो अपना काम कर चुके थे, तो अब उनके सोल रिपर वाले फॉर्म में होना कोई भी मायने नहीं रखता। और रुकिया जो इचिगो को सुनाने लगती है कि इचिगो अपने गीगाई फॉर्म को यूं ही जब चाहे ऐसे खुले में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों को लगने लगेगा कि वो मर चुका है, जिससे कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। और ये सुनकर इचिगो को याद आता है कि उसने अपनी गीगाई तो ऐसे ही खुले में छोड़ दी थी। और तभी हम देखते हैं रुकिया ने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही होता है। इचिगो के बॉडी के सामने एक एम्बुलेंस और कई सारे इंसान मौजूद थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि इचिगो मर चुका है। ये देखकर इचिगो जल्दी अपने बॉडी में चला जाता है, और इचिगो को ऐसे अचानक से खड़ा होता हुआ देख ये सभी काफी घबरा गए थे, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तो इचिगो सांस तक नहीं ले रहा था। और फिर इचिगो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी उसे यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि उनके हिसाब से इचिगो बहुत ज्यादा बीमार है। लेकिन स्लिप में ऐसा था नहीं। और तभी रुकिया अपने यादें मिटाने वाली डिवाइस का इस्तेमाल करके इचिगो को वहाँ से बचा लेती है, और इचिगो को उसकी ऐसी लापरवाही के लिए सुनाने लगती है। और इचिगो भी चुपचाप सुन लेता है, क्योंकि उसकी गलती जो थी। और इस बीच रुकिया के फोन में एक होलो का सिग्नल आता है, जो बात वो इचिगो को बताती है, लेकिन इचिगो जो कौन से लड़ने में बिजी था। और तभी इचिगो को एक तगड़ी स्पिरिट एनर्जी महसूस होती है, जो कि ट्रेन स्टेशन की तरफ से था, जिसकी तरफ ये दोनों भागने लगते हैं। और इचिगो और रुकिया जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि ये स्पेशल प्रेशर बिल्कुल अननोन थी, और ऐसा स्पिरिट प्रेशर उन दोनों ने आज तक महसूस ही नहीं किया। और जैसे ही वो दोनों स्टेशन के पास पहुंचते हैं, तो अचानक से उनके सामने कई सारे व्हाइट क्रिएचर्स आ जाते हैं, जो कि ना ही इंसान थे और ना ही एक होलो, और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी। और ये क्रिएचर्स जो इचिगो और रुकिया को कुछ भी नहीं करते, जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। और इन क्रिएचर्स को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, जो देखकर रुकिया को लगता है कि ये सब एक आत्मा है। इस पे इचिगो कहता है कि अगर ये सभी एक आत्मा ही होते तो उनके सेस्ट पर तो चेन कनेक्ट होता, लेकिन इनके पास तो कोई भी चेन नहीं है। और अब इन दोनों के पास इन क्रिएचर से लड़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, जिससे वो दोनों अपने सोल रिपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो लेते हैं और कॉन को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक से क्रिएचर्स कॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसपे कॉन भी कुछ भी नहीं कर पाता। और रुकिया इस सिचुएशन को सोल सोसाइटी तक इन्फॉर्म करवा देती है, और इचिगो जो इन क्रिएचर्स के ऊपर कॉन्सो परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तभी अचानक से क्रिएचर्स इचिगो और रुकिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि वो सभी अब मिलकर इचिगो और रुकिया को मार ही देंगे। लेकिन तभी अचानक
से एक हवा चलती है और तभी हम देखते हैं कि इस हवा के बीच में से एक सोलिपर इन सभी क्रिएचर्स को मारने लगती है। और ये सोलिपर काफी ज्यादा फुर्तीली थी, जो बहुत ही आसानी से इन सभी को मार रही थी। और इस तरफ कौन जैसे तैसे इन क्रिएचर्स से बच के निकलता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अननोन बंदे पर जाती है जो कि शायद इस दुनिया का है ही नहीं। और इस तरफ ये सोलिपर अपनी पूरी फुर्ती से आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जो देखकर इचिगो समझ गया था कि ये सोलिपर अब अपनी जान पख्तू को रिलीज करने वाली है। और जैसे ही ये लड़की अपनी जान पख्तू को रिलीज करने वाली थी तो तभी इचिगो आके उसे रोक लेता है और उससे समझाने लगता है कि वो अपनी जान पख्तू को रिलीज ना करे, क्योंकि ये सभी क्रिएचर्स कोई होलो नहीं है। लेकिन ये लड़की इचिगो की एक भी नहीं सुनती, जो सीधे अपनी जान पख्तू को रिलीज कर देती है। और उसकी जान पख्तू का नाम है मिरोकु मारू, जिससे वहाँ पर एक तेज तूफान बनता है और वो इस तूफान की हेल्प से लगातार सभी व्हाइट क्रिएचर्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। और इचिगो अपने आँख खोल के ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से साफ हो गई थी, जहाँ कोई भी व्हाइट क्रिएचर नहीं है। और साथ ही साथ वो सोलिपर भी गायब है। और अभी वो सोलिपर इचिगो और रुके के पीछे आ जाती है, जो कि अब अपने गिगाई पर थी। और इचिगो जो ये देखकर हैरान था कि आखिर ये सोलिपर इतनी जल्दी अपने गिगाई में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। और फिर इचिगो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, और इस लड़की का नाम है सेना, जिसके बाद इचिगो अपना इंट्रोडक्शन देता है। और फिर इचिगो सेना से पूछता है कि क्या सेना इन व्हाइट क्रिएचर्स के बारे में कुछ जानती है, लेकिन सेना इस पर कोई भी जवाब नहीं देती। तो इस पे इचिगो से जोर जबरदस्ती पूछने लगता है, लेकिन सेना उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी गिगाई को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरफ कोंजो सच में बेहोश पड़ा था, क्योंकि उसका पील उसके मुंह से निकल गया। और अब सीन सोल सोसाइटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर इकाको और इबा मस्त बैठकर शराब पी रहे थे। लेकिन इबा एक ही झटके में सारी शराब खत्म कर देता है, जो देखकर टकला इकाको काफी ज्यादा भड़क गया था। और इकाको को ऐसे गुस्से में देखकर इबा भी सीरियस होके उसके साथ एक 1v1 बैटल करने को सोचता है। और इकाको भी इसके लिए पूरा रेडी था। और तभी अचानक से इबा के पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से इंसानी दुनिया की थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी। और ये सब देखकर इकाको भी काफी ज्यादा घबरा चुका था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इस तरफ सेना जो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, और अभी रुकिया उसे पूछती है कि सेना के पास अपने एक जान पख्तू है और उसने अपनी जान पख्तू को रिलीज भी किया। और इस पे कोई भी शक नहीं कि सेना एक सोलिपर ही है, लेकिन सेना किसी स्क्वाड की मेंबर थी, ये बात रुकिया को जानना है। और इस पे सेना कहती है कि वो एक सोलिपर है, इस पे कोई भी शक नहीं, लेकिन वो किसी स्क्वाड का है, ये बात उसे याद नहीं आ रही। और फिर वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रुकिया उससे फिर से पूछती है कि क्या वो उन व्हाइट क्रिएचर्स के बारे में कुछ जानती है, लेकिन इस पर भी सेना को कुछ भी याद नहीं था। और फिर सेना खुद पर ही बिजी होने लगती है। और सेना को ऐसे देखकर रुकिया को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो सोल सोसाइटी जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उससे बीते हुए हादसे के बारे में सोल सोसाइटी को इन्फॉर्म करना है। और तब तक वो सेना का रिस्क इचिगो के ऊपर सौंप के जाती है कि इचिगो सेना को अपनी नजरों से दूर ना होने दे। और अब इचिगो जो सेना के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। और अब सेना को इंसानी दुनिया में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इस तरफ इचिगो सेना के पीछे ही था कि तभी यहाँ पर रांगेको और टोशिरो आ जाते हैं। और इन दोनों को यहाँ देखकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असलियत में टोशिरो को इचिगो के साथ एक जरूरी बात करनी थी, जिससे वो इचिगो को अपने साथ बुलाते हैं। और जाने से पहले इचिगो सेना को यहीं पर इंतजार करने को बोलता है। और अब सीन उड़ारा के स्टोर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर टोशिरो इन्फॉर्मेशन देता है कि आज सुबह लगभग 12 बजे इंसानी दुनिया का एक शहर एक पोर्टल के जरिए से सोल सोसाइटी में दिखाई दिया था। और उन्हें वहाँ पर इंसानी दुनिया की काफी सारी स्पिरिचुअल वेव्स दिखाई दी थी, लेकिन वो सभी इनका जांच कर पाते कि तभी वो पोर्टल गायब हो गया। ये सब सुनकर इचिगो को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इस पे उड़ारा उसे अच्छे से समझाता है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर दो दुनिया मौजूद है, एक इंसानी दुनिया और एक सोल सोसाइटी की दुनिया। और ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों दुनिया के बीच एक और दुनिया मौजूद है, और वो है डेंगाई की दुनिया। असलियत में डेंगाई की दुनिया इन दोनों दुनिया को आपस में टकराने से बचाती है, और इन दोनों दुनिया को आपस में जोड़ती भी है। मान लो डेंगाई की दुनिया एक रास्ते का काम करती है, जो इंसानी दुनिया से होके सोल सोसाइटी की दुनिया तक पहुँचती है। लेकिन इन दिनों अचानक से एक नया डायमेंशन दिखाई दिया है डेंगाई दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच, और उस डायमेंशन ने इन दोनों दुनिया के बीच अपनी एक स्टेट बना ली, जो शायद एक लगभग लेंस की तरह काम करती है, जिससे इंसानी दुनिया की थोड़ी झलक सोल सोसाइटी पर दिखाई दी थी। और अभी तक सोल सोसाइटी को इसकी टोटली कंफर्मेशन नहीं मिली, तो वो सब उस डायमेंशन को एक कोइंसिडेंट ही समझ सकते हैं। और सोल सोसाइटी की स्टेल्थ फोर्स इस नए डायमेंशन की जांच करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वो सब नाकाम रहे। और अब इसका असली पता लगाने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इंसानी दुनिया से जो स्पेशल वेव्स मिले थे उसकी अच्छे से जांच करना। और उनके इस मिशन का लीड कैप्टन टोशिरो को दिया गया है। और फिर इचिगो इन सभी को वो इन्फॉर्मेशन देता है जो उसके साथ ट्रेन स्टेशन में घटी थी, कि
उसके पास कई सारे सफेद बंदे जिन्होंने लाल टोपी पहन के रखी थी अचानक से प्रकट हो गए। और वो सब ना ही इंसान है और ना ही कोई सोल, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा काम नहीं कर रहा था। ये सुनकर ही तोशीरो और उराहारा समझ जाते हैं कि इचिगो ने जिन्हें देखा था वो सभी ब्लैंक्स है, वैली ऑफ स्क्रीम्स से। ये बात भी इचिगो के सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि वो ना ही ब्लैंक्स को जानता है और ना ही वैली ऑफ स्क्रीम्स को। तो इस पे उराहारा फिर से उसे इजी वे में समझाता है कि ब्लैंक्स उन आत्माओं को कहा जाता है जो इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया के बीच के रास्ते में भटक जाते हैं, यानी डेंगाई की दुनिया में। और फिर भटकते भटकते ये आत्माएं अपनी पूरी यादें खो देती हैं, जिससे वो अपने असली ठिकाने को भूल जाते हैं और डेंगाई वर्ल्ड में ही हमेशा के लिए फंस जाते हैं। और जैसे ही ब्लैंक्स की संख्या बढ़ती है वो सभी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके बाद वो सब एकजुट होके एक नए डायमेंशन का जन्म देते हैं जिसे वैली ऑफ स्क्रीम्स कहा जाता है। और ये वैली ऑफ स्क्रीम्स काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। और इचिगो ने जिन सफेद बंदों को देखा था वो सभी ब्लैंक्स थे जो अपनी पूरी यादें खो चुके हैं। ये सुनकर इचिगो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर उन ब्लैंक्स का यादों का क्या हुआ। और इस पे उराहारा कहता है कि जब ब्लैंक्स की सभी यादें एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो तभी वहाँ पर एक नई एनर्जी का जन्म होता है, जिससे उन सभी ब्लैंक्स की यादों से एक नई मेमोरी बनती है जो सीधे इंसानी दुनिया पर लौट आती है, क्योंकि वो सभी ब्लैंक्स की यादें इंसानी दुनिया से जुड़ी हुई होती है। और इस नई एनर्जी को या फिर उस इंसानी दुनिया में लौटी हुई मेमोरी को शिनेंजू कहा जाता है। और वैसे वैली ऑफ स्क्रीम्स एक कुदरत का खेल है जो कई बार ऐसे दिखाई दिया है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि वैली ऑफ स्क्रीम्स से दोनों दुनिया को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई जानबूझकर इन दोनों दुनिया को जोड़ने की कोशिश करे। ये सुनकर कौन को याद आता है कि उसने उन ब्लैंक्स के बीच में एक नए बंदे को देखा था जिसने अजीब तरह की आर्मर पहन के रखी थी, लेकिन कौन को वो सब सीन अच्छे से याद नहीं आ रही थी। तो इस पे उराहारा उसके मुंह से कैंडी को निकाल लाता है और उसे जांच करने के लिए टेसाई को दे देता है। और फिर इन सारे मामलों को देखकर उराहारा ये समझ जाता है कि इस मामले के पीछे जो भी है वो शिनेंजू को ढूंढ रहा है जो इंसानी दुनिया में लौट आया है, और उनका दुश्मन जरूर इंसानी दुनिया में ही होगा। तो फिर वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि उन्हें जल्दी से अपने दुश्मन का पता लगाना होगा और साथ ही साथ उस शिनेंजू को ढूंढना होगा, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। और फिर इचिगो सेना को ढूंढते हुए उसी जगह पर लौट आता है और सेना जो यहीं पर अभी तक उसका इंतजार कर रही थी। और अब इचिगो के मन में काफी सारे सवाल थे जो उसे सेना से पूछना था, लेकिन सेना जो इचिगो को देखते ही वहाँ से फिर से भागने लगती है और इचिगो भी उसके पीछे भागने लगता है। और फिर सेना जाके एक छत के ऊपर खड़ी हो जाती है और सेना को ऊपर देखकर सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर था। और फिर सेना अपने करतब सभी लोगों के सामने दिखाने लगती है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन तभी सेना रस्सी पर से गिर जाती है जो देखकर इचिगो घबरा गया था। लेकिन तभी सेना अपनी स्किल से अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और उन सभी लोगों के पीछे आ जाती है। और सेना को ऐसा करतब करता हुआ देख सभी लोग उसे जादूगर समझने लगते हैं और सेना भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद इचिगो सेना को डिनर के लिए ले जाता है और उससे ब्लैंक्स और शिनेंजू के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन सेना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये सुनकर इचिगो कहता है कि जरूर कोई बंदा उन ब्लैंक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस पे सेना पूछती है, जरा फिर से बोलो। शिनेंजू, क्या तुम उसको ढूंढ रहे हो? हाँ, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। आखिर वो बंदा है कौन? मुझे इसके बारे में नहीं पता और मुझे यही काम तो मिला है उसे ढूंढना। क्या तुम्हें सच में पता है कि वो शिनेंजू कैसा दिखता है या फिर उसका ठिकाना कहाँ है? तुम मेरा दिमाग खा रही हो। कितनी बार कहूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, मुझे तो लगता है तुम सच में बेकार हो, एकदम किसी काम के नहीं। अब तुम्हें फिर से सफेद टोपी वालों का इंतजार करना पड़ेगा या ब्लैंक्स का, तभी शायद कुछ पता चले तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मुझे बड़ी चक्री पर घुमाना होगा, समझे? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं फिर से इन सब में नहीं फंसने वाला। और तभी सेना एक कुर्सी पर उठ जाती है। ये देखकर इचिगो से पूछता है कि क्या उसे उसाई पसंद है जो बार बार ऊंची जगह पर ही खड़ी हो जाती है। और इस पे सेना कहती है, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर से देखो ना तो सारी बड़ी बड़ी परेशानियां वो भी छोटी लगने लगती हैं, जैसे सब कुछ पहले जैसा सही हो गया हो। ये बार इचिगो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर सेना के लाल रिबन पर जाती है जिसके बारे में इचिगो से पूछता है कि आखिर ये लाल रिबन उसे कहाँ से मिला। असलियत में सेना ने इस रिबन को एक दुकान से चोरी करके लाया क्योंकि उसके पास इसके पैसे नहीं थे। ये सुनकर इचिगो तुरंत सेना को लेकर उस दुकान पर जाता है और उस दुकानदार को पैसे देकर इस रिबन को खरीद लाता है क्योंकि बंदा ईमानदार और इंसाफी जो ठहरा। इसके बाद इचिगो इस रिबन को सेना को दे देता है जिसका सेना शुक्रिया अदा करती है और उसे पहनने के लिए चेंजिंग रूम पर चली जाती है।
और अब इचिगो भी इन सबसे पक चुका था और सेना इस रिबन को पहन के आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक विंडो पर जाती है और सेना को उस विंडो पे अपना एक पास्ट दिखाई देता है जहाँ पर वो बहुत ही छोटी थी जो अपने पापा के पास दौड़ के जा रही थी। लेकिन वो जैसे ही अपने पापा के पास पहुँचती है तो उसके पापा एक परछाई बन के गायब हो जाते हैं। और इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सेना के पापा का फ्यूनरल चल रहा था, यानी उसके पापा की डेथ हो चुकी है। और इसके बाद एक अलग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ खुश थी और सेना अपने पास्ट को याद करके ही काफी ज्यादा बुरा फील करती है। और इस तरफ इचिगो सेना के इंतजार में था जो अभी तक आ ही नहीं रही थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे अचानक से एक बहुत ही बुरी एहसास होने लगती है। और इस तरफ हम सेना को देखते हैं जो इचिगो को वहीं पर छोड़ के एक कब्रिस्तान पर आ चुकी थी और इसी कब्रिस्तान में उसके पापा को दफनाया गया था और वो सभी मंजर उसके आंखों के सामने आ रहे थे। और तभी अचानक से यहाँ पर वही ब्लैंक्स आ जाते हैं जो सेना को घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पर एक अननोन बंदा भी आ जाता है जिसे देखकर सेना अपने सोलिपर फॉर्म में आ गई थी क्योंकि ये बंदे उसके पीछे बहुत पहले से पड़े हुए हैं। और फिर ये बंदा सेना से कहता है कि उनके लॉर्ड गानरियो ने सेना को उनके साथ ले जाने को ऑर्डर दिया है और अब सेना को उनके साथ आना होगा। लेकिन सेना जो किसी गानरियो को नहीं जानती और वो उनके साथ जाना भी नहीं चाहती। और तभी यहाँ पर उनके गैंग के और मेंबर्स भी आ जाते हैं जिनका मकसद सेना को यहाँ से ले जाना था। और इसके बाद सेना इनसे लड़ने लगती है, लेकिन ये बंदे सेना से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। और इसके बाद ये बंदा सेना को उठा के उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी कोई बोलता है, अरे अरे क्या तुमने ये बात कहीं नहीं सीखी, ऐसे अकेले लड़कियों के ऊपर हमला नहीं करते मूर्ख बालक। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो इचिगो था जो सेना को बचाने के लिए एक ही झटके में उस बंदे का हाथ काट देता है जिससे सेना हजार हो जाती है। और ये बंदा डट के मारे जैसे तैसे लड़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ही समझ गए थे कि उनके लिए अब ना लड़ना ही भलाई होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और सेना जो फिर से इचिगो को चकमा देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इचिगो रोक लेता है और उसे सुनाने लगता है। और इस पे सेना कहती है कि वो इचिगो को छोड़कर नहीं भागी थी, असलियत में यहाँ पर सेना की फैमिली की कब्र है जिसे वो देखना चाहती थी। उसे ये बात याद है जब वो जिंदा थी तब उसके फैमिली को यही दफनाया गया था, जो बात उसे पूरी तरीके से याद है और इसलिए वो यहाँ उन्हें देखने आई और उसका घर जरूर यहाँ कहीं आस पास ही होगा जिसे वो आज ढूंढकर कल से इचिगो की मदद करेगी। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इचिगो से जाने नहीं देता क्योंकि हाल ही में उसके ऊपर हमला हुआ है और अब उसका ऐसा घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो फिर इचिगो सेना को अपने घर पे ले जाता है और इचिगो के साथ एक अनजान लड़की को देखकर इचिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इस लड़की को कोई और ही समझ रहा था। और इचिगो की दोनों बहन सेना का स्वागत करती है और फिर इचिगो सेना को अपने रूम पर ले जाता है क्योंकि उसे सेना से कुछ सवाल पूछना था। लेकिन इचिन और यूजो उनकी जासूसी करने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा था कि कहीं ये लड़की उनकी बहू तो नहीं। और सेना इचिगो के फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे इचिगो की फैमिली काफी ज्यादा अच्छी लगी। और तभी अचानक से सेना को और एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ सेना का फादर उसके ऊपर मारपीट कर रहा था जैसे कि सेना उसकी बेटी हो ही ना। और सेना ये सोचकर सुन पड़ जाती है, लेकिन तभी इचिगो सेना से पूछता है कि आखिर वो बंदे सेना का पीछा क्यों कर रहे थे और वो सेना से क्या चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब सेना के पास भी नहीं था, वो बस इतना ही जानती है कि एक गानरियो नाम का बंदा जो उनका लीडर है वो सेना को अपने पास बुला रहा है। और इस तरह बाहर ये दोनों इचिगो और सेना के बारे को सुन के सुन रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर कारीना के हल्ला कर देती है जिससे इचिगो बाहर आ जाता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि यहाँ पर उनकी जासूसी चल रही है। और इस तरफ सेना जो इचिगो के बेड पर ही गहरी नींद पर चली गई। और फिर कुछ देर बाद उराहरा इचिगो को कॉल लगाता है, इचिगो मैं उराहरा बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें शिनंजू का कोई सुराग मिला? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने उस दुश्मन का सामना किया जिसके बारे में कौन बात कर रहा था। तो तुमने उसका सामना किया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बंदे मेरे हाथ से बच के भाग गए। अगर मैं उन्हें पकड़ पा रहा तो कुछ जानकारी निकल पाती। अच्छा, और उसके बारे में हमें भी कुछ चीजों का पता लगा है। क्या पता चला आप सभी को? जब हमने कौन की यादों को एनालाइज किया और उसके इमेजेस को देखा, उसके बाद हमें पता चला कि वो आर्मर जो उन बंदों ने पहन के रखा था वो उस क्लैन का था जिस क्लैन ने सोल सोसाइटी पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें नाकाम करके खत्म कर दिया गया। इसलिए हमें पक्का पता है कि वो सभी अपने दिल में हमारे लिए नफरत भर भर के रखी है, लेकिन हमें अभी भी पता नहीं कि उनका असली मकसद क्या है। और हाँ, यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी तक उराहरा ने इस क्लैन का नाम नहीं बताया, जिसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद इचिगो उराहरा से एक क्वेश्चन पूछता है, उराहरा सेंसे क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या एक सोल रिपर के पास तब की यादें हो सकती है जब वो जिंदा थी? और इस क्वेश्चन का आंसर उराहरा को भी नहीं पता था, इसलिए वो इसका जवाब नहीं देता। और अगले दिन इचिगो और सेना ब्लैंक्स की खोज में निकल पड़े थे
लेकिन बहुत देर रुकने के बाद भी उन्हें कोई भी ब्लैंक नहीं दिखा। और कुछ देर बाद सेना को एक बच्चे का सोल मिलता है जिसकी चेन टूट चुकी थी और ये बच्चा रोते हुए अपने पापा को ढूंढ रहा था क्योंकि वो दोनों एक फेस्टिवल पर जा रहे थे जहाँ पर उसके पापा गुम हो गए। और सेना उस बच्चे के साथ खेलते हुए उससे वादा करती है कि वो दोनों उसके फादर को ढूंढने में मदद करेंगे। ये सुनकर इचिको की सनक जाती है क्योंकि उसे फिर से एक बेहुदा का काम करना होगा। और इसके बाद ये तीनों अपने मिशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर सेना उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रही थी और इस बच्चे को भी इसमें बहुत मजा आ रहा था। और अब उन्हें ये काम करते हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक उस बच्चे का फादर मिला ही नहीं। तो फिर इचिको सेना से कहता है कि आखिर वो दोनों ये काम कितनी देर तक करेंगे और आगे यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल नहीं है जहाँ पर वो उस बच्चे के फादर को ढूंढ सके। और उन दोनों को ये तक पता नहीं कि उस बच्चे का फादर अभी तक जिंदा है कि नहीं। ये सुनकर सेना कहती है कि वो दोनों उस लड़के के फादर को ढूंढ लेंगे और बहुत ही जल्दी ये लड़का इस दुनिया से अलविदा कहने वाला है जिसके बाद एक लंबा सफर उसका इंतजार कर रही है। ये उस बच्चे की आखिरी इच्छा है कि वो आखिरी बार उसके पापा से मिले और सेना उस बच्चे को उसके आखिरी समय में उदास करना नहीं चाहती और वो उसे दुखी करके कॉन्सर्ट परफॉर्म नहीं करेगी। वो उस बच्चे के आखिरी समय में उसे एक अच्छी याद देना चाहती है। और तभी वो बच्चा सेना को उसके पास बुलाता है क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल था और इचिको जैसे उस फेस्टिवल के पास पहुँचता है तो उसे फिर से वही बुरा एहसास होता है जो उससे पहले हुआ था। और इसके बाद ये दोनों उस बच्चे के फादर को ढूंढने लगते हैं और तभी फाइनली इस बच्चे का फादर आगे से दौड़ के आता है जो अपने बच्चे को अपने पास देखकर रोने लगता है। और तभी हम देखते हैं इसके फादर के चेस्ट में भी चेन था यानी इसका फादर भी मर चुका है। और तभी इस बच्चे का फादर सेना की शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि सेना ने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया क्योंकि यहाँ पर जितने भी आत्माएं हैं वो सभी सेना के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर मौजूद आत्माओं के वजह से ही ये अपने बच्चे को ढूंढ पाया। ये सुनकर सेना भी थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये सभी इंसान आत्मा कैसे हो सकते हैं। तभी वो बच्चा बोलता है कि सेना को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसी ने इन सभी आत्माओं को यहाँ बुलाया है। जिसके बाद ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और तभी इचिको एक आदमी को पकड़ता है और उस आदमी को छूकर ही इचिको समझ गया था कि ये सभी बंदे ब्लैंक्स हैं जिसका सामना इचिको पहले कर चुका है। और इसके बाद इचिको सीरियस हो जाता है क्योंकि उससे पहले से यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और सेना अब जो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और तभी उसे अपने पास में हुए सभी फ्लैशबैक याद आने लगते हैं जिसके बाद वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो ये इचिको को बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर एक रोशनी वाला गेट ओपन होता है जिसमें कैप्टन युकिताके के साथ सोल सोसाइटी की एक गैंग होती है जिसमें रुकिया भी शामिल थी। और तभी रेंजी इचिको से कहता है कि उन्हें सेंट्रल 46 से लेवल 1 का ऑर्डर मिला है कि वो इचिको के साथ खड़ी लड़की को अपने कब्जे में ले ले। ये सुनकर इचिको भी कंफ्यूज होता है तो इस पे रुकिया क्लियर करती है कि उसने सोल सोसाइटी में 13 कोड स्क्वाड के सभी रिपोर्ट्स को जांच किया लेकिन वहाँ सेना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और सेना जिस जान पख्तू का इस्तेमाल करती है जिसका नाम मिरोकुमारू है उसे करीब 100 साल पहले ही सील कर दिया गया क्योंकि ये जान पख्तू और उसका मालिक डेनगाई वर्ल्ड में ही कहीं गायब हो गया। और इससे यही पता चलता है कि सेना यहाँ आज हरगिज मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि उसका पास तो पहले ही मिट गया है। ये सुनकर सेना उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक सोल लीपर ही है। तो इस पे रेंजी उससे कहता है कि अगर वो एक सोल लीपर ही है तो वो इंसानों की दुनिया पर कब आई। तो इस पे सेना कहती है कि करीब 2 दिन पहले उसकी आंख एक नदी के सामने खुलती है जिसके बाद का सीन उसे याद है और उसका नाम 100% सेना ही है। और जिस नदी के सामने उसकी आंख खुली थी वो उस नदी को बचपन से ही जानती है। लेकिन तभी सेना सब कुछ भूलने लगती है और इसके आगे का सेना को याद ही नहीं आता। वो अपनी यादों में खुद को एक ही टाइम पर अलग अलग जगह में पाती है और वो ये सब सोचकर ही कंफ्यूज हो गई थी। तो ये देखकर रेंजी कहता है कि अब ये साबित हो चुका है कि सेना के दिमाग में हजारों यादें घुली हुई है इसलिए वो अपनी असली यादों को नहीं ढूंढ पा रही। और तभी हमें पता चलता है कि जिस सिनेंजू को इचिको ढूंढ रहा था वो सिनेंजू और कोई नहीं बल्कि सेना है। ये जानकर सेना के भी होश उड़ जाते हैं कि वो ही सिनेंजू है। और तभी तोशिरो कहता है कि भेलिया ऑफ स्क्रीम्स एक दिन पहले दिखाई दी थी जिसके बाद सोल सोसाइटी ने पता लगाया कि गानरियो दोनों दुनिया को तबाह करना चाह रहा है और उसके इस प्लान का सबसे खास हिस्सा सिनेंजू है जो सिनेंजू सेना है। और अब सोल सोसाइटी को सिनेंजू को अपनी हिरासत पर लेने का ऑर्डर दिया गया है। और ये देखकर सेना काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी इचिको सेना के आगे आके उन सभी को गुस्से से कहता है ये लड़की चाहे जो भी हो लेकिन इस वक्त वो यहाँ मौजूद है। वो गुस्सा होती है, वो खुश होती है और तो और उसे चोट भी लगती है। उसके पास हर एक चीज है जो एक इंसान के पास होती है। उसके पास फीलिंग्स है लेकिन तुम सब इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो और उसे हिरासत में लेने की बात कर रहे हो। मैं सेना को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूँगा चाहे इसके लिए मुझे तुम सबसे लड़ना ही क्यों ना पड़े।
इचिको की ये सब बातें सुनकर ये सभी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर गानरियो की गैंग आ जाती है जो सीधे सोलिपर्स के ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं और यहाँ पर मौजूद जितने भी इंसान थे वो सभी ब्लैंक्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और इससे हमें यही पता चलता है कि ये सब गानरियो का प्लान था सेना को पकड़ने का। और तभी इचिको के ऊपर वही मोटा बंदा हमला कर देता है और इससे यहाँ देखकर इचिको सोलिपर फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता है, अबे मोटे, क्या दोनों हाथ कटवा के सोले का ठाकुर बनना चाहता है? और फिर इचिको ये बोलकर इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये बंदा अपने कटे हुए हाथ को ब्लैंक्स की मदद से फिर से रीजनरेट कर लेता है और इससे हमें यही पता चलता है कि ये ब्लैंक्स की ताकत को जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। और अब ये बंदा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जिससे इचिको को इससे लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इस तरफ सुई फैंग, तोशिरो, रेंजी और कैप्टन युकिता के इन सभी से लड़ने लगते हैं और सेना भी ऐसे बैठे रहना नहीं चाहती क्योंकि वो एक सोलिपर है, तो वो अपने सोलिपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके ऊपर खड़े एक बंदे से लड़ने के लिए चली जाती है। ये देखकर इचिको से अकेले जाने के लिए मना करता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सामने खड़ा बंदा ये और कोई नहीं बल्कि इस गैंग का लीडर गानरियो था जो एक ही झटके में सेना को नॉक कर देता है। और अब सेना गानरियो के कब्जे में है, जो देखकर इचिको काफी ज्यादा घबरा जाता है। और युकिता के जो गानरियो के आर्मर के पैटर्न को देखकर ही समझ गया था कि गानरियो हाउस ऑफ रियोडोजी क्लैन का है और हमें उस क्लैन का नाम अब पता चलता है जो उराहारा ने बताया था। और गानरियो जो युकिता की बात सुनकर उससे कहते हैं, तुम जो कह रहे हो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम क्लैन ऑफ डार्कनेस से हैं, द डार्क वन, ना कि किसी हाउस ऑफ रियोडोजी क्लैन से। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी ब्लैंक्स थे वो सभी अचानक से खुद ब खुद ब्लास्ट होने लगते हैं और इससे गानरियो की टीम को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से इचिको इनके सामने आ गया था जो अब अपने बांखाई वाले फॉर्म में था। और फिर इचिको अपनी पूरी तेजी का इस्तेमाल करके उन सभी बंदों से बचते हुए एक ही सेकंड में गानरियो के पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। और लिटरली गानरियो जो इचिको के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से गानरियो अपने भाले को इचिको के शरीर के आर पार कर देता है जिससे इचिको की हालत खराब हो जाती है। और इससे इचिको सेना के इतने पास होते हुए भी उससे नहीं बचा पाता जो सीधे नीचे गिरने लगता है। और ये घमंडी सोलिपर्स की टीम इचिको के सामने से पार हो जाती है लेकिन उसे बचाते नहीं। अगर वहाँ पर रुकिया ना होती तो शायद इचिको जमीन पर गिर के ही मर गया होता, घमंडी सोलिपर। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओरी में इचिको को हील कर रही थी और तभी यहाँ पर उराहारा भी आ जाता है। और उराहारा को यहाँ देखकर इचिको उससे पूछता है कि क्या उराहारा को कुछ पता चला। और इस पे उराहारा कहता है कि उसे जहाँ तक लगता है वो बंदे शिनेंजू की पावर का इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन यही सच्चाई है। और सोल सोसाइटी इस पर अपना एक दूसरा प्लान बना रहे हैं और अब वो सभी बंदे और उनके साथ सेना जो शिनेंजू है वो सभी वैली ऑफ स्क्रीम्स में है। लेकिन सोल सोसाइटी से वैली ऑफ स्क्रीम्स तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है, बिना दरवाजे के दूसरी दुनिया में नहीं जाया जा सकता। ये सुनकर ये सभी परेशान हो जाते हैं और उराहारा से पूछते हैं कि क्या अब उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं बचा। तो इस पे उराहारा सोच के कहता है कि वैली ऑफ स्क्रीम्स तक पहुंचने का एक रास्ता होना चाहिए जो कि इंसानी दुनिया में होगा क्योंकि शिनेंजू यानी सेना इंसानी दुनिया पर वही रास्ते से आई होगी। ये सुनकर इचिको जैसे तैसे खड़ा होता है और उराहारा से कहता है कि अगर उन्होंने वो दरवाजा ढूंढ लिया तो क्या वो वैली ऑफ स्क्रीम्स तक जा सकते हैं, जिस पे उराहारा हाँ कहता है। ये सुनकर इचिको तुरंत अटैक प्लेस पर चला जाता है जहाँ पर उसे सेना का रेड रिबन मिलता है और वो उस रिबन को पकड़ के रुकिया से कहता है, सेना जिद्दी थी और बेवकूफ भी, लेकिन उस समय वो काफी डरी हुई थी। कहीं ना कहीं वो इस बात से डरी हुई थी कि वो नहीं जानती कि वो कौन है। इसके बाद भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। और अभी इचिको को सेना की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, जब तुम किसी भी चीज को ऊपर से देखोगे, चाहे वो कोई मुसीबत हो या बड़ी परेशानी, ऊपर से वो रास्ता दिखाई देता है जो सही की राह पर हो। इसके बाद इचिको अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि आखिर सेना ने वो बात क्यों कहा था और तभी इचिको समझ जाता है कि अब उसे करना क्या है। इसके बाद इचिको अपने टाउन के सबसे ऊंची चक्री पर खड़ा हो जाता है और टाउन को चारों तरफ से अच्छे से देखने लगता है। और तभी इचिको को सेना की वो बात याद आती है जब सेना ने उससे कहा था कि उसे याद है कि उसका घर जरूर यही कहीं आसपास होगा। और इचिको इस बात को याद करके उसी नदी के पास चला जाता है जहाँ से सेना आई थी और सच में उस नदी में एक पोर्टल खुला हुआ था जो देखकर इचिको कंफर्म हो जाता है कि यही वो दरवाजा है। और रुकिया इस बात को उराहारा को इन्फॉर्म करने वाली थी लेकिन इचिको के पास इतना समय नहीं था क्योंकि उसे जल्दी से सेना को बचाना है, तो वो अकेले ही इस पोर्टल में कूद जाता है और इससे एक बड़ी लाइट चमकती है जिससे इचिको वहाँ से गायब हो चुका था। और इस तरफ हम वैली ऑफ स्क्रीम्स को देखते हैं जहाँ पर एक बड़े डिवाइस में सेना को सील करके रखा गया था। और इसके बाद गानरियो भी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और वो सेना से रिवील करता है कि सेना तो एक जरिया है इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया को खत्म करने का। ये सुनकर
सेना को भी कुछ यकीन नहीं होता। तभी गांडीव फिर से कहता है कि उसके दादाजी को सोल सोसाइटी से निकले हुए पूरे 1000 साल हो चुके थे और तब से वो सब डेंगाई वर्ल्ड में भटकते रहे और वो सभी किसी तरह से डेंगाई वर्ल्ड की हर मुश्किलों से बचते रहे और वहाँ पर भटकते भटकते उन्होंने उन सभी आत्माओं का इस्तेमाल करना सीख लिया जो अपनी पूरी यादें भूल चुके थे, यानी कि ब्लैंक्स। और उन्होंने उन ब्लैंक्स की हेल्प से एक नई पावर का जन्म दिया और इससे ब्लैंक्स की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, जो सभी एकजुट होके वैली ऑफ स्क्रीम्स को बनाया। और ऐसे टाइम पे ही सभी ब्लैंक्स की यादें इकट्ठा होके इंसानी दुनिया पर लौट जाती है, जिसे शिनेंजू कहा जाता है और वो शिनेंजू खुद सेना ही है। और इस तरफ हमें मायूरी का कॉम्बाइन सीन भी दिखाया जाता है जो यही बात बोल रहा था कि ब्लैंक्स अपनी यादों को भूल जाती है, ये सही है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं भूलती। वो सभी अपनी यादों को ढूंढने के लिए जो कुछ दिन भटकने के बाद अपनी ढूंढली यादों को वापस पा लेती है। और फिर मायूरी वैली ऑफ स्क्रीम्स का एक 3D मॉडल बनाता है और फिर से कहता है कि उन्हें यही पर एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। गानरियो शिनेंजू को वैली ऑफ स्क्रीम्स के बीच में रखेगा और ब्लैंक्स को उनकी यादों को तलाशने के लिए मजबूर करेगा जो शिनेंजू के पास मौजूद है, जिसके बाद सभी ब्लैंक्स एक साथ शिनेंजू के पास आ जाएंगे और इससे एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैदा होगी जिससे वैली ऑफ स्क्रीम्स सिकुड़ जाएगी। और इतनी ताकत इंसानों की दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया को खींचने के लिए काफी है और इससे डेंगाई वर्ल्ड का दीवार भी टूट जाएगा, जिससे इंसानों की दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया के बीच टक्कर हो जाएगी और ये दोनों दुनिया ही तबाह हो जाएगी। ये सुनकर सभी कैप्टन के होश उड़ जाते हैं और इस तरफ गानरियो अपने काम को शुरू कर देता है जो बहुत बड़े बड़े पत्तियों से सेना को घेर लेता है, जिससे सभी ब्लैंक्स सेना के पास खींची चली जाती है। और इस तरफ मायूरी सभी कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि अब वैली ऑफ स्क्रीम्स का सिकुड़ना शुरू हो चुका है और अब उनके पास दोनों दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय ही बचा है। और इस तरफ गानरियो सेना को काफी बड़े बड़े शॉक वेव्स देने लगता है, जिससे सेना को काफी ज्यादा दर्द होता है। और इस तरफ सोल सोसाइटी के पास वैली ऑफ स्क्रीम्स तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा और अब हालत भी काफी खराब हो चुकी है, जिसके बाद हेड कैप्टन यामा डिसीजन लेते हैं कि वो कीडो कैनन का इस्तेमाल करके पूरे वैली ऑफ स्क्रीम्स को ही उड़ा देगा और इससे सोल सोसाइटी और इंसानी दुनिया को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा। और तभी यहाँ पर जोर जबरदस्ती रुकिया आ जाती है जो हेड कैप्टन यामा को बोलती है कि इचिगो को सिटी के एक नदी में वैली ऑफ स्क्रीम तक पहुँचने का रास्ता मिल गया, जिसके अंदर वो अकेले ही चला गया। और फिर वो यामा से रिक्वेस्ट करती है कि यामा जल्दी इचिगो के पास मदद भेजे, लेकिन यामा इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही समय है और इस पे भी कोई गारंटी नहीं है कि इचिगो के लिए जो मदद भेजी जाएगी वो वापस लौट कर आ पाएगी या नहीं। तो वो इसलिए रुकिया की मदद करने के लिए मना कर देता है और सीधे कीडो कैनन को तैयार करने का ऑर्डर देता है। और इसके बाद कीडो कैनन पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, जिसपे कुछ सोलिपर्स एक रिचुअल करने लगते हैं कीडो कैनन को लॉन्च करने के लिए। और दूर से रुकिया निराशा से इस मंजर को देख रही थी, लेकिन तभी उसके पास रेंजी आके कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया, अब वो इचिगो को बचाने के लिए अकेले ही जाएगा। और इस तरफ वैली ऑफ स्क्रीम में सेना को सभी ब्लैंक्स जकड़ने लगते हैं, जो देखकर गानरियो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से ब्लैंक्स की रस्सियों को कोई काट देता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो इचिगो था। और इचिगो की स्पीड प्रेशर को सेंस करके सेना को एक होप की झलक दिखाई देती है और फिर इचिगो सीधे गानरियो से लड़ने लगता है। लेकिन गानरियो जो इचिगो को चारों तरफ से घेरते हुए ब्लैंक्स की हजारों फोर्स को समन कर देता है और इस तरफ ब्लैंक्स सेना को फिर से जकड़ने लगती है, जिसपे सेना को बहुत दर्द होता है और वो इचिगो को जोर से पुकारती है। और सेना को तकलीफ में देखकर इचिगो पूरी तरीके से भड़कते हुए सीधे अपने गेत्सु कातेंसु को रिलीज कर देता है और लिटरली ये वार हद से ज्यादा पावरफुल होती है। और इस तरफ इंसानी दुनिया में उराहरा की टीम गेट के सामने खड़े थे और सादो, रुकिया और इचिडा डिसाइड करते हैं कि अब वो तीनों इचिगो को बचाने के लिए इस गेट के अंदर जाएंगे। लेकिन इस पे उराहरा क्लियर करता है कि वो सभी इस गेट के अंदर नहीं जा सकते। इसका रीजन ये है कि वो सभी इंसान हैं। असलियत में वैली ऑफ स्क्रीम्स सोल सोसाइटी की दुनिया जैसे सेम है, इसलिए ह्यूमंस वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर रुकिया और रेंजी भी आ जाते हैं, जो उराहरा को खबर देता है कि उसकी बात हेड कैप्टन यामा से नहीं बनी। वो इचिगो की मदद करने के लिए इनकार कर देते हैं और अब वो कीडो कैनन से पूरे वैली ऑफ स्क्रीम्स को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर ये सभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करे। लेकिन तभी कोई बोलता है, फिक्र मत करो, तारा भाई सब कुछ संभाल लेगा। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि कैप्टन टोशिरो है, जिसके साथ रांगे को भी थी। और असलियत में ये दोनों इचिगो की मदद करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी एक टीम भी बना के रखी है। तो वो सीधे इस गेट पर कूद जाता है, जिसके बाद रुकिया और रेंजी भी कूद जाते हैं। और इस तरफ इचिगो लगातार इन सभी से लड़ा था, लेकिन ब्लैंक्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिससे वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से किसी की हंसने की आवाज आती है
और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि केनपाची था, जो आसमान से टपक के खजूर पर अटकता है। और भाई साहब इस बीस्ट की एंट्री से ही आसपास की पूरी जगह तहस महस होने लगती है। और केनपाची को यहाँ देखकर इचिगो भी काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसे इस लड़ाई को अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात से बेखबर कि इचिगो की मदद करने के लिए यहाँ पर सोल सोसाइटी की पूरी टीम आ चुकी है। और इसके बाद ये सभी अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक एक ओपोनेंट से लड़ने लगता है। और यहाँ पर ये आंटी यूमिचिका के ऊपर एम करके एरो थ्रो कर रही थी, लेकिन उसका एक भी एरो यूमिचिका को नहीं लगता, जो देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर उसके एरो जा कहाँ रहे हैं। और अब यहाँ पर सुई फेंग आ जाती है और असलियत में इस आंटी के हर एक एरो को सुई फेंग पकड़ रही थी, जिससे वो जाके यूमिचिका को नहीं लगता, क्योंकि ये बंदी सुपर फास्ट जो है। और फिर सुई फेंग इस आंटी से लड़ने लगती है, जिसके बाद वो अपना डेबिल मार इस आंटी के बॉडी पर बना देती है। और कुछ ही देर में इस आंटी का काम भी तमाम कर देती है। और इस तरफ केनपाची और याशिरो एक अननोन जगह पर थे, लेकिन तभी अचानक से केनपाची के फेस पर एक कट लग जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके ऊपर कोई चुप के वार कर रहा है। लेकिन वो बंदा केनपाची की आंखों से नहीं बच पाता, क्योंकि चील की निगाह है भाई की। और फिर ये बंदा केनपाची से बचने के लिए उसके चेस्ट पर अपने ब्लेड से एक बड़ा कट लगा देता है। और ये देखकर केनपाची काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा है। जिसके बाद वो अपने टेरिफाइंग स्पीड एनर्जी को रिलीज करके इस बंदे से लड़ने लगता है। और इस तरफ तोशिरो भी एक बंदे से लड़ रहा था। और फिर ये बंदा ब्लैंक्स को एक साथ जोड़ के तोशिरो के ऊपर अपने टेंटिकल्स से मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। और इससे परेशान होकर तोशिरो सीधे अपने बांखाई को रिलीज कर देता है। और ये बंदा तोशिरो को ऐसे देखकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक जाता ही नहीं, क्योंकि तोशिरो ने उसके टेंटिकल्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद वो एक ही झटके में इस बंदे का काम तमाम कर देता है। और इस तरफ सोल सोसाइटी में कीरो कैनन को छोड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे, जो देखकर ये सभी कैप्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यामा भी थोड़ा दयालु था, वो बोलता है कि वो आखिरी सेकंड तक वेट करेगा कि काश इचिगो वापस आ जाए। और इस तरफ इचिगो 1v2 सिचुएशन में था, जिससे वो सेना के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी रेंची अपने बांखाई की हेल्प से इचिगो को इन दोनों दुश्मनों से बचा के काफी आगे तक छोड़ आता है। और तभी गांडी इचिगो से बोलता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उस शिनेंजू को बचा पाओगे? तो इस पे इचिगो कहता है कि वो हरगिज सेना को बचा के रहेगा। लेकिन गांजियो कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। शिनेंजू ने पहले ही वैली ऑफ स्क्रीम से मिलना शुरू कर दिया और अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और तभी यहाँ पर गांडियो कई सारे ब्लैंक्स को समन कर देता है, जो देखकर इचिगो सीधे अपने गेत्सु गाटेंसु से इन सभी ब्लैंक्स को मिटा देता है। और तभी यहाँ पर गांडियो भी आ जाता है। और गांडियो को यहाँ देखकर इचिगो सीधे अपने बांखाई को रिलीज कर देता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच एक गहरी बैटल होने लगती है, जिसपे इचिगो गांडियो को बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन तभी गांडियो एक क्ले की हेल्प से इचिगो को जकड़ लेता है और उसके ऊपर मल्टीपल शॉट्स थ्रो कर देता है, जिससे इचिगो की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद गांडियो चिल्ला के बोलता है, 1000 साल तक हमारी क्लैन डेंगाई वर्ल्ड में घोंसला बनाकर बेइज्जती वाली जिंदगी जीती रहे। हम आज तक उस दर्द को झेलते आए हैं और हमारी नफरत की वजह से ही सोल सोसाइटी की दुनिया तबाह होने वाली है। और जब वो वक्त आ गया है तो मैं तुम सभी को यहाँ दखल देने नहीं दूंगा। और बच्चे, तुम शिनेंजू को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो जिंदा थी ही नहीं, वो तो बस एक यादों का पार्ट है। ये सच नहीं है। सेना यहाँ है और वो जिंदा है। वो घबराई हुई थी और मदद ढूंढ रही थी, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मैं उसे जरूर बचाऊंगा और ये मेरी सोल की कसम है। और ये बोलकर इचिगो एक टेरिफाइंग स्पीड एनर्जी को रिलीज करता है, जो जाके सेना को भी सेंस होता है और इससे सेना को होश आ जाता है। और इस तरफ सोल सोसाइटी में इनके पास टाइम बिल्कुल कम था, जो देखकर यामा कीरो कैनन को रिलीज कर देने का ऑर्डर दे देता है। और ये देखकर युकिता भी काफी घबरा जाता है कि आखिर अब क्या होगा। और यहाँ पर कीरो कैनन रिलीज हो जाती है, जिससे कई सारे फायर एनर्जी निकल के वैली ऑफ स्क्रीम्स की तरफ बढ़ने लगती है। और इस तरफ वैली ऑफ स्क्रीम्स अचानक से पिघलने लगती है, जो देखकर ये सब समझ गए थे कि सोल सोसाइटी ने कीरो कैनन को रिलीज कर दिया है और अब ये डायमेंशन तबाह होगा। और इस तरफ रेंजी भी अपने बांखाई से अपने दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इस तरफ रुकिया भी अपने शिकाई की हेल्प से अपने दुश्मन को टपका देती है। लेकिन तभी अचानक से उसका दुश्मन अपना कई सारे क्लोन बना लेता है, जो अभी तक मरा ही नहीं था। और ये देखकर रुकिया भी काफी सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब मामला उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। लेकिन तभी उसके पास कहीं से छोटे छोटे फ्लावर पैटर्न्स आ जाते हैं और अचानक से यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े ब्लेड्स भी समन हो जाते हैं। और ये देखकर रुकिया समझ जाती है कि टाइगर की एंट्री हो चुकी है। 挽回千本桜影吉
जो कि ब्याकुया था। और ब्याकुया की बांखाई से वो दुश्मन एक ही बार में टपक जाता है और ब्याकुया भी इचिगो को यहाँ पर बचाने के लिए आया है। इससे हमें यही पता चलता है कि ब्याकुया थोड़ा हमदर्द बन गया और इस तरफ इचिगो इस बार इस मामले को एक ही बार में निपटाना चाहता था, तो वो इसलिए अपने सुपर स्पीड एनर्जी को रिलीज करता है, जो देखकर गानरियो भी काफी सीरियस हो चुका था। और इसके बाद ये दोनों अपनी सुपर पावर से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और लिटरली सामने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं इचिगो जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन गानरियो जो हवा में ही गायब हो जाता है। यानी इस लड़ाई में इचिगो की जीत हुई और इसके बाद सेना भी गानरियो के जाल से आजाद हो जाती है और सेना को ठीक देखकर इचिगो काफी खुश होता है। और इस तरफ उराहरा की टीम उन सभी की इंतजार में था और तभी यहाँ पर सोल सोसाइटी की टीम एक दमदार एंट्री मारती है और सेना जो इचिगो के साथ बिल्कुल सेफ थी। और ये खबर सोल सोसाइटी तक भी पहुँच जाती है कि उनका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, इचिगो शिनेंजू को लेकर वापस आ चुका है। ये सुनकर कैप्टन युकिताके और क्यूराको भी बहुत खुश होते हैं और यामाजो तुरंत कीरो कैनन को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। और ये खबर पाके बाकी सभी सोल रीपर्स भी खुशी के मारे झूमने लगते हैं और इस तरफ सभी इचिगो का स्वागत करते हैं और उसे और बाकी सोल रीपर्स को बधाई देने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ये मिशन कंप्लीट कर लिया, वो भी बिल्कुल सेफली। और तभी सेना उस नदी के पोर्टल पर गौर करती है क्योंकि उससे भी एहसास हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और इस तरफ रिसर्च डिपार्टमेंट में वार्निंग अलार्म बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि इंसानों की दुनिया और सोल सोसाइटी की दुनिया काफी पास पहुँच चुके थे, जो लगभग डेंगाई वॉल के दीवार को तोड़ने ही वाले हैं। और अगर ये दीवार टूट गई तो दोनों दुनिया टकरा कर तबाह हो जाएंगे और इसकी एक झलक सोल सोसाइटी पर दिखाई देती है। और अब लिटरली दोनों डायमेंशन काफी ज्यादा पास पहुँच चुकी थी, जिसका असर इंसानी दुनिया पर धीरे धीरे होने लगी है, जो देखकर ये सभी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्होंने तो ये मिशन समय रहते ही सेफली कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। और इसे चेक करने के लिए इचिगो और सेना ऊपर जाते हैं और तभी उन्हें उस पोर्टल में सोल सोसाइटी की दुनिया दिखाई देने लगती है, जहाँ सोल सोसाइटी पर एक बड़ी तूफान चल रही थी। और ये सब देखकर इचिगो घबरा जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और ये सब भी काफी ज्यादा डर चुके थे कि आखिर वो सभी मिशन में फेल कैसे हो गए। वो सब तो टाइम रहते ही वापस आ गए थे। और यहाँ पर सेना जो ये सब देखकर समझ जाती है कि इस मामले को सिर्फ वही ठीक कर सकती है। और इसके बाद वो इचिगो के पास जाके उससे कहती है, इचिगो, मुझे डर लग रहा है, लेकिन लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब नहीं जब ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, तब नहीं जब इसमें इतने सारे लोग बसते हैं, तब नहीं जब तुम भी यहाँ हो। इचिगो, मेरे पास अब भी ब्लैंक्स की ताकत है। अगर मैं एक बार में सारी ऊर्जा छोड़ दूँ तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे। और मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह तुम मारे जाओ। इचिगो ये सब सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक साथ ब्लैंक्स की एनर्जी को रिलीज ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तो उसका वजूद भी मिट जाएगा, लेकिन सेना उसकी एक नहीं सुनती। और फिर सेना ब्लैंक्स की एनर्जी को रिलीज कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी पोर्टल खुलने लगती है और सेना की इस एनर्जी से दोनों दुनिया फिर से अपनी जगह पर जाने लगती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम इचिगो को देखते हैं जो सेना को अपने पीठ पर लेकर कहीं पर जा रहा था। असलियत में इचिगो सेना को उसके फैमिली के कब्र के पास ले जा रहा था, क्योंकि ये सेना की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने फैमिली के कब्र को देख सके। और फिर सेना इचिगो से कहती है, इचिगो, मुझे पूरा यकीन है मैं कभी जिंदा थी, मेरा भी एक परिवार था, मेरा भी अस्तित्व था इचिगो। इसके बाद इचिगो सेना से पूछता है कि आखिर उसके फैमिली का कब्र कौन सा है, जिस पे सेना कहती है कि लास्ट लाइन से 4 नंबर वाला, जहाँ पर उसके साथ उसके फादर का कब्र है। तो इचिगो उसे वहाँ पर ले जाता है और फिर सेना इचिगो से कहती है, क्या वहाँ कोई नाम लिखा है? मुझे धुंधला दिख रहा है। क्या वहाँ मेरे परिवार का नाम लिखा है? लेकिन इस कब्र में कानो सातो और मानाबू सातो का नाम लिखा था, ना कि सेना और उसके फादर का। लेकिन इचिगो इस पे सेना को झूठ बोल देता है कि यहाँ पर उसके और उसके फादर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इचिगो सेना के आखिरी समय में उसे निराश बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने झूठ बोला। और वो सेना को तसल्ली देता है कि वो पहले जिंदा थी और वो इसी शहर में रहती थी, उसका भी एक फैमिली था। ये सुनकर सेना खुशी के मारे रो पड़ती है और इचिगो से कहती है, मेरा भी अस्तित्व था इचिगो, मैं कभी जिंदा थी, मुझे खुशी है, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद सेना धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगती है और फिर वो इचिगो से पूछती है, हम फिर मिलेंगे, है ना? क्या कह रही हो? हम जरूर मिलेंगे। और ये सुनकर सेना पूरी तरीके से गायब हो जाती है, यानी सेना अब इस दुनिया में नहीं रही और अब इचिगो भी पूरा टूट चुका था।
लेकिन तभी यहाँ पर रुकी आके उससे कहती है कि यहाँ पर सिबलिंग्स की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, जिससे वो सेना के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। उसकी सारी यादें मिट जाएगी क्योंकि सेना की यादें असलियत में कभी थी ही नहीं, तो उसका वजूद भी नहीं हो सकता। ये सुनकर इचिगो उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि वो जल्द ही चली जाएगी, लेकिन मैं अब भी उसकी आवाज सुन सकता हूँ। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक रेड रिबन उड़ते हुए उसके हाथ पर गिरता है और ये रिबन सेम टू सेम सेना के रिबन जैसा ही था, जो देखकर इचिगो को थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन तभी दूर से कोई लड़की दौड़ के आती है। ダメだよ怒られるってあーパスパスやっちゃったよतो ब्लीच का ये पहला और कमाल का मूवी यहीं पर खत्म होता है। आई नो कि आप लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट में इसका रिव्यू जरूर बताना। मैं आप सभी का रिव्यू देखने के लिए बेताब हूँ, और इस मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन पसंद ना भी आए, या फिर मेरी वॉइस भी पसंद ना आए, या फिर आप लोग मुझे ही पसंद ना करो, लेकिन प्लीज मेरे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके इस मूवी को शेयर करना, ताकि मुझे भी अपनी इस मेहनत का फल मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक ब्लीच नहीं देखा तो आप सब इस सीरीज को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को ब्लीच का एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर क्लिक करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।